आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है शरीर में गति। इस चैप्टर में हम मानव कंकाल तंत्र, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संधियाँ, वो संधियाँ किस प्रकार से काम करती हैं, इसके अलावा कुछ जीवों में जो गति होती है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव शरीर में गति। देखिए, जब आप या हम अपने शरीर में देखते तो बहुत प्रकार की गतियां हम करते हैं, जैसे हमारी पलकों का झपकाना, हम चलते हैं, हाथ की गति, हाथ पैरों से कुछ मूवमेंट करते हैं, उंगलियों से कुछ मूवमेंट करते हैं। ये सभी की सभी हमारे शरीर की गतियां हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है चलता हुआ एक आदमी, जिसमें देखो कितनी सारी गतियां हो रही हैं, कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वहीं एक डांस करता हुआ कंकाल दिख रहा है आपको। तो ये सब मानव शरीर में अनेक प्रकार की गतियां होती हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि हम किस तरह से गति करते हैं और कैसे हम लोग ये गतियां करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मानव कंकाल या अस्थिपिंजर। देखो, हमारे शरीर के अंदर एक हड्डियों का ढांचा होता है जिसको हम कंकाल कहते हैं। इसको अस्थिपिंजर भी कहा जाता है क्योंकि हड्डियां या अस्थि एक ही बात है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, या कहूँ कि 206 अस्थियां होती हैं, जो आपस में संधि या जॉइंट से जुड़ी होती हैं। इतनी सारी हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं तो वो किसी न किसी जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं। जॉइंट को हिंदी में संधि कहा जाता है। ये जोड़ या संधि अलग अलग तरह की होती है, हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, हर जगह पे अलग अलग तरह की संधियां होती हैं। हम आइए एक एक करके इन संधियों को समझते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। शरीर में जहाँ दो या दो से अधिक हिस्से अस्थियां एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसे संधि कहते हैं। जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा हड्डियाँ या अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे संधि या जॉइंट कहते हैं। ये संधि शरीर के भागों की गति में सहायक होती हैं, जैसे हिलना, डुलना, मुड़ना। ये सब करने में संधियाँ हमारी मदद करती हैं। जैसे कि कंधे पर कोहनी, घुटना आदि, ये सब संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। संधि को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है कंदुक खलिका संधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरी है धुराग्र संधि, इसको पिवोट जॉइंट बोलते हैं। तीसरी है हिंज संधि, इसको इंग्लिश में भी हिंज संधि ही कहते हैं। और चौथी है अचल संधि। अचल का अर्थ होता है जिसमें कोई गति मूवमेंट ना हो। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कंदुक खलिका संधि, अर्थात बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें सभी दिशाओं में गति हो सकती है। इस संधि को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि एक सॉकेट है और उसके अंदर एक बॉल जैसी संरचना और उसके दूसरी हड्डी उसमें डली हुई होती है, और ये हड्डी हर तरह से मूवमेंट कर सकती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब ये बॉल इस सॉकेट में जाएगी तो ये हर तरह से मूवमेंट कर सकती है। इस तरह की संधि जो हैं वो हमारे कंधे में और हमारे नीचे जो कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं, श्रोणीय अस्थियाँ कहते हैं, उनमें पाई जाती हैं। इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में बताया हुआ है किस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काम करता है। एक सॉकेट के अंदर बॉल रहती है और वो हर दिशा में लगभग जो है गति कर सकती है। इसको हम कहते हैं कंदुक खलिका संधि या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यह संधि कंधे और नीचे पैर के जोड़ के पास पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कंधे में, और जो हमारी कूल्हे की हड्डियाँ होती है जिनको श्रोणीय अस्थियाँ भी कहा जाता है, उनसे जहाँ पैर का जॉइंट होता है वहाँ पर भी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। इसके बाद आती है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि हमारे गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करती है। इसमें हम हमारे सिर को आगे पीछे दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, हमारी गर्दन जहाँ पर लगी होती है उसको हम धुराग्र संधि कहते हैं, या फिर वो धुराग्र संधि से जुड़ी होती है। इसमें हम अपने सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ये धुराग्र संधि है। जो हमारे खोपड़ी होती है सर की, वो जुड़ी हुई होती है। आप इसकी मूवमेंट देख लीजिए, इसके अंदर दाएं बाएं और आगे पीछे की मूवमेंट हो सकती है। इसको हम धुराग्र संधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंज संधि। हिंज जो शब्द आया है वो आया है, जैसे दरवाजे आपके घर में लगे होते तो वहाँ पे हिंज लगा होता है दरवाजे में, जो दरवाजे को घुमाने में मदद करता है।
कुछ उसी प्रकार की संधि होती है हिंज संधि। देखिए लिखा हुआ है, जिस तरह दरवाज़ा खुलता है उस तरह के जोड़ को हिंज जोड़ कहा जाता है। जैसे कि ये एक गोल सिलेंड्रिकल शेप है, उसके ऊपर एक ये चीज़ घूम रही है, इसको हिंज संधि कहते हैं। ये चारों तरफ गति तो नहीं करवा सकती, लेकिन एक दिशा में बड़ी अच्छे से गति करवा सकती है। जैसे हमारी जो कोहनी है, हमारे हाथ का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा या पैर का बीच वाला हिस्सा, घुटना, या फिर हमारी हथेली और हाथ के जोड़, यहाँ पर हिंज संधि पाई जाती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक और डायग्राम है, कोहनी की संधि को दिखाया हुआ है, इसको हिंज संधि कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है उसी प्रकार से हमारी कोहनी भी केवल एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकती है। अगर आपको इसका मूवमेंट समझना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपनी कोहनी को के स्केल बांध दीजिए। स्केल बांधने के बाद आप उसको ऊपर की ओर भी मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये संधि सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट करा सकती है। इसको हिंज संधि कहा जाता है। कोहनी को अगर थोड़ा सा नीचे की ओर करवाने की कोशिश करेंगे, मोड़ने की, तो नीचे ये नहीं जाती है, क्योंकि हिंज संधि है, ये एक ही दिशा में काम करती है और ये सिर्फ ऊपर की ओर मूवमेंट कराएगी। इसी तरह जो हमारे घुटने हैं, वो अगर पैर सीधा कर लें तो उसके आगे ये नहीं आ सकते हैं, लेकिन पीछे जा सकते हैं। ये हिंज संधि का उदाहरण है। इसके बाद हमारे पास है अचल संधि। अचल संधि मतलब वो जिसमें कोई गति नहीं होती। इस प्रकार की संधि हमारी खोपड़ी की अस्थियों में पाई जाती है। हमारी जो खोपड़ी होती है ये कुछ 8 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन इस ऐसी अस्थियों से बनी होती है जिनके अंदर कोई गति नहीं हो पाती। जो खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ये हिस्सा 8 अस्थियों से बना होता है जो अचल संधियों से जुड़ी होती है। जो यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग अस्थियाँ जुड़ी हुई है अचल संधि से, ठीक है। ये एक अचल संधि का उदाहरण है। इसमें गति नहीं होती, इसलिए इसका नाम अचल संधि रखा गया है। हाथ की हड्डियाँ, देखो हमारा हाथ जो होता है, हथेली जो होती है, वो भी बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। ये छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं जिनको हम कार्पेल बोन कहते हैं, या फिर कार्पेल अस्थि भी इनको कहा जाता है। हाथ में भी बहुत सारी अस्थियाँ होती हैं जिनको कार्पेल बोन कहा जाता है। और हमारा हाथ देख लीजिए आप किस प्रकार से गति कर सकता है। आप सब अपने हाथ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है पसली पिंजर। देखो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पर ये पसलियों का एक जाल बना होता है, एक नेटवर्क सा बना होता है, जिसको केज या पिंजरा कहा जाता है, इसलिए इसको पसली पिंजर कहते हैं। हमारी छाती में अस्थियों का एक पिंजरा जैसा बना होता है जिसको पसली पिंजर कहते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी का अर्थ है इसमें टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 पसलियाँ, तो इसमें टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इनका मुख्य काम होता है कि देखो हमारे शरीर के जितने भी नाजुक अंग हैं, जैसे हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनी है, वो सब इसी हिस्से में रहती हैं। तो हमारे नाजुक अंगों को बचा के रखने का काम करता है पसली पिंजर। इसके जो पीछे वाली साइड है, आपको थोड़ा सा इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, बाकी बता देंगे। ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है, ये मेरुदंड से जुड़ा होता है। मेरुदंड हम रीढ़ की हड्डी को भी बोलते हैं। इसके बाद मेरुदंड की बारी है। जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, उसको मेरुदंड कहा जाता है। असल में ये एक अस्थि ना होकर इसमें टोटल 33 अस्थियाँ होती हैं। ये 33 अस्थियों का समूह होता है, और उन छोटी छोटी 33 अस्थियों को हम कशेरुका कहते हैं। यह भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो अस्थियाँ हैं रीढ़ की हड्डी में, उनको क्या कहा जाता है। उनको कशेरुका कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने और झुकने में मदद करती है। अगर हमारी मेरुदंड एकदम सही है तो हम सीधा खड़ा भी हो सकते हैं, झुक भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करती हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है हमारी खोपड़ी से लेके हमारी जो श्रोणि अस्थियाँ हैं वहाँ तक जाती हैं। इसके अंदर जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं, वो भी इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अगर यह 33 हड्डियों की बजाय केवल एक हड्डी होती, हमने बताया कि ये टोटल 33 हड्डियों का समूह है, लेकिन अगर इसमें 33 की बजाय केवल एक ही हड्डी होती तो हम कभी झुक नहीं पाते, क्योंकि ये अलग अलग हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं। इसी वजह से हम लोग झुक भी पाते हैं। ये हमारी मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी कहलाती है। उसके बाद आते हैं कंधे की अस्थियाँ। कंधे जहाँ पर हमारी जो हाथ होते हैं वो अटैच होते हैं बोल सॉकेट जॉइंट से, उसके पीछे जो प्लेट्स होती हैं, ये जो प्लेट्स होती है कंधे की, आप अपने शरीर में महसूस करके देख लीजिए, बैक साइड में 2 प्लेट्स लगी होती हैं, इनको हम कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनको हम कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास श्रोणि अस्थियाँ, जो हमारी कूल्हे की और हमारी कमर के नीचे जो अस्थियाँ होती हैं, 2 बड़ी बड़ी अस्थियाँ, जहाँ पर हमारे पैर जो हैं
वो जुड़े हुए होते हैं, पैरों का जो हिस्सा होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। उन अस्थियों को हम श्रोणि अस्थियां कहते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद है उपास्थि। देखिए नाम से पता चल रहा है उप जमा अस्थि, अर्थात अस्थियों का छोटा रूप। इसमें क्या होता है, ये अस्थि या हड्डियों की जैसे सख्त नहीं होते, ये थोड़े नर्म होते हैं और ये बहुत से अंगों को आकार प्रदान करते हैं। अगर आप अपने कान को देखेंगे तो कान की जो शेप है, जो कान की आकृति है, वो उपास्थियों की वजह से है। उसी तरह हमारे नाक के अंदर भी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नाक में भी उपास्थि होती हैं। उसके बाद आता है पेशी। देखो जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमें गति प्रदान करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। किस तरह से गति करती है, उनका एक प्रोसीजर होता है। ये निरंतर संकुचन और शिथिलन, मतलब संकुचन का मतलब सिकुड़ना और शिथिलन मतलब ढीला होना, तो ये संकुचन और शिथिलन के साथ गति करने में सहायक होती है। हम इस चीज़ को समझने के लिए हमारे जो हाथ में जो मूवमेंट होती है उसको समझते हैं। देखो दो मसल्स दिख रही हैं आपको, एक ऊपर वाली मसल दिख रही है जिसको इसने बाइसेप का नाम दिया है, एक नीचे वाली मसल दिख रही है या नीचे वाली पेशी दिख रही है जिसको ट्राइसेप बोला गया है। तो यहाँ पर एक बार ऊपर वाली जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो सिकुड़ रही है, तब हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे वाली रिलैक्स हो रही है उस टाइम पे। और जब हाथ को हम नीचे करते हैं तो ये नीचे वाली जो है वो सिकुड़ जाती है और ऊपर वाली जो है वो रिलैक्स करती है, शिथिल हो जाती है। इस तरह से पेशियाँ जो हैं वो जोड़े में काम करती हैं और उनमें से एक जो है वो सिकुड़ जाएगी और दूसरी जो है वो ढीली पड़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर पाते हैं। तो पेशियाँ हमारी हड्डियों से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं और ये हमें मूवमेंट कराने में काफ़ी मदद करती हैं। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती, इसीलिए गति के लिए एक अस्थि के साथ दो पेशियों की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अस्थि के साथ दो पेशियाँ होती है, जिसमें से एक पेशी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब सिकुड़ेगी और दूसरी ढीली हो जाएगी, शिथिलन करेगी। ठीक है, इसके बाद आती है कुछ जंतुओं की चाल समझते हैं। हमने इंसान मनुष्य के अंदर तो देख लिया किस किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, अब जंतुओं में और समझ लेते हैं। जंतुओं में जिन जिन जंतुओं की हम चाल देखेंगे उसमें केचुआ है, घोंगा है, घोंगा जिसको स्नेल कहते हैं, तिलचट्टा या फिर कॉकरोच, पक्षी बर्ड्स और मछली। इन सब की जो चाल हैं, उनके शरीर की जो आकृतियां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे। और सांप के बारे में सबसे शुरू में है केचुआ। केचुआ जो है वो लगातार निरंतर संकुचन और शिथिलन की सहायता से गति करता है। आप इस चित्र में देख लीजिए, केचुआ कुछ इस तरह से गति करता है कि अपने शरीर के अगले हिस्से को पहले फैलाएगा, फैलाना मतलब ढीला छोड़ देगा, और फिर बाद में पीछे वाले हिस्से को सिकोड़ लेगा, फिर अगले वाले हिस्से को आगे बढ़ाएगा, फिर पीछे वाले हिस्से को सिकोड़ लेगा। इस तरह से ये लगातार सिकुड़ता और शिथिल करता, संकुचन और शिथिलन की मदद से गति करता है। और केचुए की एक और ख़ास बात होती है, केचुआ जो है वो मिट्टी को खाकर उसमें उर्वरता बढ़ा देता है, उसको उर्वरक मतलब अच्छी जो उर्वरता है उसके अंदर ला देता है, उसमें पेड़ पौधे की जो उन्नति है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये केचुए की गति है जो लगातार संकुचन और शिथिलन से गति करता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद हमारे पास है घोंगा। घोंगा देखिए इस प्रकार का होता है, बड़ा धीरे धीरे चलता है। इसके शरीर के ऊपर एक कवच होता है, ये देखो बाहर जो लगा हुआ ये कवच होता है, ये इसका बाह्य कंकाल है। ये इसको चलने में तो मदद नहीं करता, लेकिन इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये मांसल होता है और ये इसको चलने में मदद करता है। लेकिन घोंगा जो है स्नेल वो बहुत ही धीरे धीरे गति करता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसको कभी ऐसे इसके किसी हिस्से को छू देते हो तो ये वापस अपने अंदर पूरा सिकुड़ जाता है और अपने आप को छुपो देता है इस कवच के अंदर। ठीक है, इस तरह से घोंगा गति करता है। फिर बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच या तिलचट्टा आपने देखा ही होगा, इसके पास 6 टांगें होती हैं, मतलब 3 टांगों के जोड़े होते हैं जिनकी मदद से ये चल पाता है। इसके पास पंख भी होती हैं जिनकी मदद से ये उड़ पाता है। ठीक है, जो कॉकरोच होता है उसकी जो वक्ष का हिस्सा होता है वो उसको उड़ने में मदद करता है और जो पीछे वाली जो टांगें हैं उसको चलने में मदद करती हैं। इसके अलावा कॉकरोच के अंदर भी बाहर कंकाल होता है, मतलब इसके पास भी बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, बाहर एक सख्त जो है परत सी रहती है उसके अंदर, ये इसका बाह्य कंकाल है कहलाता है। हम मनुष्यों के अंदर आंतरिक कंकाल होता है, जैसा कि क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता अंदर। ठीक है, ये तिलचट्टा है। अगला है बर्ड्स, पक्षी। पक्षियों में एक जोड़ी पैर होते हैं जिनसे वो चलते हैं।
और इनके आगे वाले पैर असल में वो पैर ही हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका जैसे जैसे विकास हुआ वो पंख के जैसे रूप में बदल गए। अब जो उनके आगे वाले पैर हैं वो पंख का रूप ले चुके हैं और वो उनको उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, पक्षी जो हैं वो अपने आगे वाले पैर या जो जिनको आप पंख कहते हैं, आजकल तो वो पंखी हैं, उन पंखों की वजह से उड़ता है और जो पीछे जो उसके पैर होते हैं उनकी वजह से ये चलते हैं। एक पक्षी का कंकाल यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें आपको साफ समझ आएगा कि जो पक्षी के पीछे वाले पैर हैं वो तो पैर जैसे हैं और आगे वाले पैर भी हमारे पैर, हमारे जो हाथ की जो हड्डियाँ हैं कुछ उस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो पक्षी जो है वो उड़ता है, आगे वाले पैर जो पंख के रूप में मॉडिफाई हो गए हैं उनकी मदद से उड़ता है और पीछे वाले पैर उसको चलने में मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मछली की। मछली अपनी पूंछ और शरीर के डिजाइन की वजह से पानी में तैरती है। मछली को आपने देखा होगा, मछली किस तरह से चलती है। मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, अर्थात पानी में गति करने में उसका शरीर मदद करता है। उसका शरीर कुछ इस तरह का होता है कि वहाँ उसके आसपास से पानी निकल जाता है और वो अपनी पंख और पूंछ की मदद से उसको पानी को इधर उधर करके अपनी दिशा भी बदल लेती है और तैर भी सकती है। और मछली के शरीर पे बहुत सारे शल्क होते हैं, स्केल्स बने होते हैं मछली के शरीर के ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, धारा रेखीय जो डिज़ाइन है वो आपने देखा होगा, जो हवाई जहाज होती हैं उनका जो डिज़ाइन है वो भी धारा रेखीय होता है क्योंकि उनको हवा में उड़ना होता है। मछलियों का डिज़ाइन भी उसी तरह का है क्योंकि उनको पानी में तैरना होता है ताकि पानी जो है उनके आसपास से बड़ी आसानी से निकल जाए। ये धारा रेखीय डिज़ाइन कहलाता है। तो मछलियाँ कुछ इस प्रकार से गति करती हैं। फिर बात करते हैं सर्प की। सांप आपने देखे होंगे, सांप की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत लंबी और फ्लेक्सिबल होती है और सांप कभी भी सीधे नहीं चलते। ये कुंडली बनाकर अपने आप को थोड़ा सा आगे धक्का मारते हैं और फिर पीछे वाले हिस्से को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सांप जो है कुंडली बनाकर इस तरह से गति करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, समरी देख लेते हैं एक बार। हमने गति के बारे में समझा कि किस किस प्रकार की गति होती है। फिर हमने मानव कंकाल के बारे में जाना कि मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं। फिर हमने संधि और उसके प्रकार पढ़े, 4 प्रकार की संधियाँ पढ़ी, कंदुक, खलिका, अचल, हिंज और धुरागर संधि, और वो किस तरह से काम करती है उसके बारे में जाना। फिर हमने विभिन्न अस्थि तंत्र देखे जैसे पसली, श्रोणी, कंधा, इन सब अस्थियों के बारे में हमने समझा। फिर हमने विभिन्न जंतुओं की गति देखी जैसे घोंगा, केचुआ, और हमने सांप की गति, मछली की गति, पक्षियों की गति, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।